अच्छा, इसमें कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके पास क्या कहते हैं कंडीशंस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ये भी याद रखना। सेकेंडली ये याद रखना कि इसकी रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं। टेम्परेचर जो हम लेते हैं उसमें अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस का लेते हैं, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर का लेते हैं, और जिसमें कैटलिस्ट लेते हैं वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी याद रखना, ताकि जब वो टेम्परेचर का इफेक्ट पूछेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे वो एक्सप्लेन कर सको। अच्छा, अब इसमें वो आपसे पहले पूछ रहा है कि स्टेट द कंडीशन यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, 450 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। इसमें प्रेशर जो है वो 10 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट जो होता है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड या V2O5 या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फॉर्मूला आसान है, याद रखना, V2O5 याद कर लो। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होती है? कंफ्यूजन होती है इसमें आप जब हेबर प्रोसेस की कंडीशंस देखते हो ना, तो मिलती जुलती कंडीशंस है। ये वाला, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन यूज होता है कैटलिस्ट। तो ये इसमें इंटरचेंज मत करना। इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी 350 से 450 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसका जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर, वैसे तो वो कहते हैं सिर्फ हाई प्रेशर लिख दो, लेकिन इसमें जो प्रेशर होता है वो हम लोग 100 एटमॉस्फेयर तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो, जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो जाती है। सिंपल, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग concentration of oxygen increases rate of a reaction। और उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिएक्टेंट particles increases frequency, या चांसेस भी लिख सकते हो, frequency of successful collisions। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा। लेकिन वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपसे नहीं पूछ रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। 1 to 2 एटमॉस्फेयर किसका लिख रहे हो अहमद? देखो, मैं उसका बता रहा था हेबर प्रोसेस का, कि इसमें आप टेम्परेचर अक्सर ना कंडीशंस आप इंटरचेंज कर देते हो। इसमें कैटलिस्ट आयरन है, टेम्परेचर जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो। यूजुअली हम इसमें जो है ना वो 450 डिग्री सेल्सियस लिख रहे होते हैं। अगर 350 भी लिख दोगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, रेंज देता है वो 450 डिग्री सेल्सियस। इसमें हाई प्रेशर यूज करते हैं, मतलब 100 से 200 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर यूज करते हैं। तो तुमको एक वैल्यू याद कर लो, 200 एटमॉस्फेयर। लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है। तो ये मिक्स नहीं करना। अक्सर मैंने देखा है कि वो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की कंडीशन जो है वो हेबर प्रोसेस में लिख देते हैं, और हेबर प्रोसेस की कंडीशन जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लिख देते हैं। तो ये अपने पास कहीं लिख के रख लो, ताकि ये गलत नहीं करना। इसमें भी टेम्परेचर आप 450 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। अगर टेम्परेचर चलो 450 याद कर लो दोनों का, तो वो कॉमन हो जाएगा, तो एक वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी।
प्रेशर अलग होते हैं, कैटलिस्ट अलग होता है, ये बता रहा था। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा ना अली, रिएक्टेंट के बढ़ाओगे तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। लेकिन अभी वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पूछ रहे, आपसे रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन के जो आपके पास क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो अलग काम कर रहे होते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो अलग काउंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास क्योंकि ओवरलैपिंग फैक्टर्स हैं इनमें। अगर मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो रेट में आपके पास जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। एक फैक्टर ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रेट। और जो रेट का दूसरा फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो जाता है। अब चाहे वो रिवर्सेबल रिएक्शन हो चाहे इरिवर्सेबल रिएक्शन हो, दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो जाता है। अगर रिवर्सेबल रिएक्शन है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सिर्फ इरिवर्सेबल रिएक्शन है तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होता है उसमें, तो उसका रेट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर रिवर्सेबल रिएक्शन है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के इंक्रीज होते हैं। फिर हमारे पास तीसरा फैक्टर होता है जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करोगे तो रेट इंक्रीज हो जाता है। अब अगर वो रिवर्सेबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट ने रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन इंक्रीज करवाने होते हैं। अच्छा, इसी तरह सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर आप बड़ा करोगे इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब साइज ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीज करना। और फिर पांचवा फैक्टर होता है प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो और आपके पास रिएक्टेंट अगर गैशियस है, कोई भी एक रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट या जितने भी रिएक्टेंट्स है, अगर वो गैशियस स्टेट में तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी रेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, वो सिर्फ 3 होते हैं। उसमें हमारे पास पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आ जाता है। तो आप अगर कंसंट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, ये जो रिवर्सेबल रिएक्शन अभी हमने देखा, इसमें अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट की इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। हाँ, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट भी बढ़ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो वो अलग अलग पूछता है कि रेट पे अलग इफेक्ट बताओ और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे अलग इफेक्ट बताओ। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर है। तो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सेबल रिएक्शन में देखोगे। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। इसी तरह अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और अगर डिक्रीज करोगे तो वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज लिखा हुआ होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो बाय डिफॉल्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है। सही है। और जो तीसरा फैक्टर है जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, दैट इज प्रेशर। और प्रेशर का इफेक्ट आप कैसे देखते हो, प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट हैंड साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। अब जैसे ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, तो इस इक्वेशन को पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जब इक्वेशन बैलेंस हो गई तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी सारी गैसेस हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 1.5 मोल है, रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 1 मोल है। तो जब आप इसका प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। और रेट ऑफ अ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे गैसेस ज्यादा है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल विल मूव क्लोजर टुगेदर और फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि गैसेस ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, पोजीशन हमेशा अपोजिट सारे अपोज करता है, वो जो चेंज होता है ना वो हमेशा अपोज करता है उसको। सही है। देखो प्रेशर का इफेक्ट ये है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स दैट हैंड साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। जैसे ये हेबर प्रोसेस है, तो पहले जब आप इसको बैलेंस करोगे, अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे दोनों गैसेस हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी गैस है,
तो सिर्फ आपने गैस के मोल्स देखने होते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 1 + 3 4 मोल, और प्रोडक्ट साइड पे टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 2 मोल। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है, प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है। मतलब इस केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो रिएक्टेंट की, तो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो चांसेस ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन बिटवीन प्रोडक्ट पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। ज्यादा प्रोडक्ट पार्टिकल टकराएंगे तो ज्यादा रिएक्टेंट बना रहे होंगे, तो बैकवर्ड ज्यादा जा रहा होगा। सही है अली? भाई ये वही वाला यार है हमारा 2016 पेपर 2 वेरिएंट 2, जो हमने आधा किया था ना, क्वेश्चन 3 तक किया था, उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 कर लिए थे ना, आजमीर क्वेश्चन 1 2 3 तो हमने कर लिए थे, उसकी रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पे अपलोड भी हुई हुई है। अहमद क्या कह रहे हो, तो बोलो। सर वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कब देखते हैं हम लोग? जब आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देख रहे होते हो टेम्परेचर चेंज करने से, जैसे तो ये। वो बता देंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड कब जाता है? अच्छा ये एक बार लिख लो अपने पास, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा होता है और ये हम ना बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड, हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज देखते हैं, और हमें इक्वेशन के साथ अगर इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही दिया हुआ होता है, बैकवर्ड के लिए नहीं दिया हुआ होता। अगर ये यहाँ पे इंथैल्पी चेंज लिखा हुआ है कि नेगेटिव है, तो इट मींस ये बाय डिफॉल्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपका, जैसे हेबर प्रोसेस में एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन कुछ रिएक्शंस में वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड, और डिक्रीज कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और डिक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर रिएक्टेंट्स आर फॉर्म, और राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। अभी लिख लो अपने पास की सारी बातें। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। कंसंट्रेशन का देखो ये होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो रिएक्टेंट की रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। मतलब अगर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा है ना, तो वो लेफ्ट से चला जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जाने का, राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब लेस प्रोडक्ट या मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म। सही है, आगे बढ़े। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे क्लास के बाद याद दिला देना, मैं रिवर्सिबल रिएक्शन का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दूंगा, एक बार सुकून से बैठ के वो लेक्चर देख लेना। 45 मिनट्स का लेक्चर है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएंगे। पास पेपर्स करने का मकसद ही यही है कि जो आपको टॉपिक आपको पता लग रहा है कि जिसमें आप वीक हो, तो वो दोबारा से पढ़ लो टॉपिक। ठीक है, क्लास के बाद कोई मुझे एक मैसेज कर देना, याद दिला देना, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो ताकि मैं वो ग्रुप पे भेज दूँ आप लोगों को। अच्छा फिर कह रहे थे कैटलिस्ट यूज इन द कांटेक्ट प्रोसेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, डिस्क्राइब वन अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखो, जब आप जल्दी करवा ले तो कोई काम, तो आपकी कॉस्ट बचती है उसको,
लेबर कॉस्ट बचती है, एनर्जी कॉस्ट बचती है। तो कैटलिस्ट हम इसलिए यूज करते हैं, बगैर कैटलिस्ट के वो रिएक्शन देर से होगा। तो देर से होने का नुकसान क्या है? देर से होने का नुकसान ये है कि हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा लेबर लगेगी उस पर, ज्यादा बिजली लगेगी उस पर, ज्यादा देर तक प्लांट अप रखना पड़ेगा। और अगर जल्दी कर लोगे तो फायदा क्या होगा? जल्दी करने से आपने जल्दी बंद कर दिया प्लांट, कम एनर्जी में आपने बना लिया, कम लेबर में आपने काम कर लिया, कम वर्किंग आवर्स आपने लगाए, और जल्दी बनेगा तो आप जल्दी मार्केट में भी दे सकते हो उसको। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के उसके रिस्पेक्ट से पूछ रहे हैं ना। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारी कॉस्ट कट डाउन हो जाती है, तो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ जाती है, और आपका लेबर कॉस्ट भी आ जाती है, और डिफरेंट ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। आगे कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर पोटेशियम सल्फेट, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ पोटेशियम इन फर्टिलाइजर। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज बाय मास और पोटेशियम निकालना है। कैसे निकालते हैं भाई? इस पूरे फॉर्मूले में पोटेशियम कितना है? 2 है। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे, 39 डिवाइडेड बाय इस पूरे का एमआर, क्योंकि इस पूरे के अंदर पोटेशियम के 2 मोल्स है ना। 2 इंटू 39 डिवाइड बाय इस पूरे के एमआर में पोटेशियम दोबारा आ जाएगा 2 इंटू 39, सल्फर आ जाएगा, सल्फर 1 है, और एटॉमिक मास सल्फर का 32 है, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस विल गिव द परसेंटेज बाय मास ऑफ पोटेशियम इन दिस फर्टिलाइजर। अगर वो सल्फर की निकालने के लिए कहता है, लेट से अगर वो कहता है कि भाई सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो, तो यही काम मैं सल्फर के लिए कर लेता। सल्फर के लिए निकालने के लिए भाई सल्फर 1 है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, डिवाइडेड बाय फिर उस पूरे का एमआर जो है मैं से डिवाइड करता, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सल्फर की परसेंटेज आ जाती है। तो किसी भी एलिमेंट की वो कह सकता है निकालने के लिए। इट इज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं? कैटलिस्ट यूज करने के हमारे पास ये फायदे होते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो और क्या फायदा होता है? आपके पास कॉस्ट कट डाउन हो जाती है। बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट ना हमने आपको कौन से चैप्टर में मिलेंगे? मेटल्स के चैप्टर में मिलेंगे। मेटल्स का हैंड आउट है ना। अब इतने सारे एडवांटेजेस याद करने की जरूरत नहीं है उसमें। मेटल्स में जो जहाँ पे हमने ट्रांजिशन मेटल डिस्कस किया हुआ है उसके नीचे ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज करने के आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये लिखे हुए। तो जरा सा हैंड आउट को ध्यान से पढ़ लो कि कैटलिस्ट यूज करने से क्या एडवांटेजेस होते हैं इंडस्ट्रीज में। तो लेस एनर्जी इज नीडेड, ठीक है, लोअर द कॉस्ट, कॉस्ट बच जाती है, एनर्जी बच रही है, कॉस्ट बच रही है, आपके रिसोर्सेज भी कंजर्व हो रहे हैं। आप बिजली कम यूज कर रहे हो तो आप जाहिर है बिजली ऑयल से बनती है, तो रिसोर्सेज भी कम यूज कर रहे हो। सही है। ये आपको हैंडआउट जरा एक बार सही से गो थ्रू कर लो, सारे आंसर इस हैंडआउट में आपको मिल जाएंगे। लोअर एक्टिवेशन कैटलिस्ट का तो फंक्शन है ना कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी जगह जगह गलत लिख रहे हो, तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन एक बार पूरी अपने पास लिख लो। जब लोग कैटलिस्ट को डिफाइन करने के लिए कहते हैं तो आप कहोगे सब्सटेंस दैट increases rate of reaction by providing an alternative path with the lower activation energy। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी तो मोर पार्टिकल्स कैन कोलाइड सक्सेसफुली, सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ जाती है। कैटलिस्ट जब आप यूज करते हो ना तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि नाउ मोर reactant particles have energies
greater than activation energy, so frequency of successful collision increases. सही है, रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर है ना ये कैटलिस्ट। अच्छा, इसके अलावा कैटलिस्ट कहाँ कहाँ यूज हुए हैं तुम्हारे पास? देखो अब पूरे कोर्स आपने पढ़ लिया है, तो आपके पास हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज हुआ है आयरन। अब ये अलग से नहीं पूछता कि बताओ कहाँ का कैटलिस्ट यूज हुआ है, रिएक्शन के साथ साथ आ जाता है। जैसे अभी आपने देखा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, तो इस रिएक्शन में आपके पास जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो आयरन यूज हुआ है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें आपके पास जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड V2O5 यूज हुआ है। इसी तरह बाकी कैटलिस्ट आपने और कौन से रिएक्शन में पढ़ा है? जैसे मार्जरीन मेकिंग, जिसमें आप बाकी ऑर्गेनिक में पढ़े एल्कीन से जब आप एल्केन बना रहे होते हो, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन जब कराते हो, मार्जरीन मेकिंग वाला जो रिएक्शन है, तो इसके अंदर हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है निकेल। ज्यादातर कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के बने हुए होते हैं, देखो आयरन V2O5 निकेल। इसी तरह आपने हाइड्रेशन करवाई थी एल्कीन्स की अल्कोहल बनाने के लिए, मतलब एल्कीन अगर आपके पास है, इथीन है, इसको आपको इथेनॉल बनाना है, तो आप इसमें स्टीम ऐड करवाते हो। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हो, एल्कीन से अल्कोहल बन जाता है। इसकी तरह एस्टेरिफिकेशन के लिए आपने कैटलिस्ट यूज किया होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टेरिफिकेशन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? जब आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स एस्टर बनते हैं। जैसे इसमें अल्कोहल इथेनॉल है और एसिड इथेनोइक एसिड है, तो ये इथाइल इथेनोएट बनेगा। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे कैटलिस्ट हम पूरे कोर्स में देखते आए हैं अपने। हम अब्दुल्ला पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं जी अली। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। इसी तरह क्रैकिंग में आपके पास कैटलिस्ट यूज होते हैं जब आप एल्केन्स की क्रैकिंग कराते हो। क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स के लिए आपके पास जो कैटलिस्ट यूज हुए थे वो सिलिका और एल्यूमिनिया यूज हुआ था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कैटलिस्ट अच्छे खासे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। और ज्यादातर कैटलिस्ट को हमने मेटल्स में ही समराइज किया हुआ है, बाकी जो कैटलिस्ट हैं सारे रिएक्शंस के साथ चलते रहेंगे तुम्हारे। तो हर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट हैं और हेबर प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी कैटलिस्ट हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। चलें आगे बढ़े भाई। ये 2016 है, पेपर 2 जो हमने आधा पेपर किया था ना, आधा रह गया था। कैटलिस्ट की डेफिनेशन है वाली वो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम कराता है, वो रिएक्शन रूट को चेंज कर देता है। बस आपने याद रखनी है डेफिनेशन, समझ नहीं आएगा भी रिएक्शन रूट का क्या मतलब है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, ये रिकॉर्ड है, वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन 5, the statement gives some of the chemical properties of cobalt and its compounds. Cobalt does not react with cold water. मेटल्स का आ गया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के लिए आपको वो वाला एक तो रिएक्टिविटी सीरीज है ना हमारी कल नसीमा के मंगेतर वाली, उसमें कौन से मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, कौन से नहीं करते, तो कौन से हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और कौन से करते ही नहीं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए।
भाई यही है ना, अहमद कल, नसीमा के, मंगेतर, अली, जैन, फाकिर, पप्पू, हैदर, जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ये याद कर लो। और दो रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज में, बल्कि 3 जगह पे मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यूज हुई है। वो आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल्स के ही हैंडआउट में आपके पास कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। कोल्ड वाटर क्या होता है? वाटर एट रूम टेम्परेचर। केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर का मतलब होता है वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ठंडा बर्फ वाला पानी नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है। तो पोटेशियम सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एक्सप्लोसिवली टू प्रोड्यूस एल्केली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और अक्सर टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस भी पूछ लेता है वो, पॉप साउंड विद अ लाइटेड स्ट्रिंग। इसी तरह कैल्शियम और वाटर रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन ये एक्सप्लोसिव नहीं होता, रीडली होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, लेकिन इतना विगरस नहीं होता है जितना पोटेशियम और सोडियम का होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पोटेशियम सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्यूमिनियम मेटल इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर व्हिच इज नॉन पोरस, डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। ये हमने पेपर करते वक्त बहुत 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और हमने ये लिखा है कि व्हाई एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, एज पर इट्स रिएक्टिविटी इट शुड बी रिएक्टिंग विद वाटर। क्योंकि इसके नीचे वाले जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको भी रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन इसके रिएक्ट ना करने की वजह क्या है कि एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बनती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने की वजह से, तो वो नॉन पोरस होती है एंड इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। तो एल्यूमिनियम मेटल तक अंदर जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है ना मेटेलिक फॉर्म में, तो वहां तक वाटर पहुंच ही नहीं पा रहा, इसलिए रिएक्ट नहीं हो रहा। अगर मुझे एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ तो मैं एल्यूमिनियम पाउडर लूंगा, क्रश कर दूंगा उसको, या फिर मैं सैंड पेपर से पहले ऑक्साइड लेयर हटाऊंगा इसकी। मैं आपको हैंडआउट सेंड कर दूंगा। हैंडआउट मैंने कंपाइल करके एक फाइल सेंड की थी जिसमें सारे टॉपिक्स के हैंडआउट्स है। वो फाइल मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, वो ग्रुप पे पड़ी हुई भी होगी। सही है। इसी तरह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो स्टीम हो, रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसी तरह एसिड्स के साथ भी इनके रिएक्शंस आपने याद रखने हैं कि पोटेशियम सोडियम एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा, कैल्शियम जो है वो रीडली रिएक्ट करेगा, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट करेगा लेकिन लेस रीडली। लेकिन एल्यूमिनियम का रिएक्ट ना करने की वजह वही है कि ऑक्साइड लेयर है। अगर एल्यूमिनियम मेटल को मुझे रिएक्ट करवाना है HCl के साथ और वाकई में मुझे सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो हम रिएक्ट करवा सकते हैं। हम एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में ले लेंगे तो वो हो जाएगा फिर रिएक्शन। और लेड रिएक्ट करेगा लेकिन स्लोली रिएक्ट करता है, एसिड को गर्म करना पड़ जाता है। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, देखो कॉपर के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है। कॉपर का वो बड़ा रिएक्शन भी देता है HCl के साथ, बच्चे कॉपर क्लोराइड बना देते हैं। अगर आप इसको हीट भी करोगे ना तो भी ये रिएक्शन नहीं होता। लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो रिएक्ट करती है, कॉपर टू ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। कॉपर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस कॉपर क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन कॉपर मेटल एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता। अब वो कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड कर रहा है तो कॉपर मेटल भी करता होगा, नहीं करता। इसमें लेयर का ताल्लुक नहीं है, इसमें रिएक्टिविटी कॉपर की बहुत कम है। इसी तरह ये रिएक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्शन और मेटल में भी यूज हुई है कि कौन से मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट आउट करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं ना। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्साइड में पोटेशियम +1 आयन की फॉर्म में मुझे एलिमेंटल फॉर्म में लेके आना है उसको, तो मैं इसको रिड्यूस कराऊंगा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दे आर सो मच रिएक्टिव कि इनको कोई रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करवा पाता। रिड्यूसिंग एजेंट की बस की बात नहीं है। तो इनको रिड्यूस करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं, करंट यूज करते हैं। और हमने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में देखी भी होती है, बॉक्साइड ओर की इलेक्ट्रोलिसिस जो हम इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में देखते हैं। लेकिन कार्बन, एल्यूमिनियम से नीचे जितने भी मेटल्स है ना, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, तो इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करवा सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी यूज करते हैं और कार्बन सॉलिड भी यूज करते हैं। अब जैसे ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में आपने देखा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट होता है
तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आयरन एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है। आयरन ऑक्साइड में, आयरन 3 ऑक्साइड में आयरन जो है वो Fe3 पॉजिटिव आयन है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा और उसको रिड्यूस करा देगा आयरन इनटू एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है। अच्छा, जो कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को अगर रिड्यूस करवाना है तो वो कार्बन से भी करवा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी करवा सकते हैं। तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हो ही जाएगा और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को हम हाइड्रोजन गैस के साथ भी रिड्यूस करवा सकते हैं, इससे भी कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। मतलब कॉपर अपनी आयनिक फॉर्म से इलेक्ट्रॉन गेन करके एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस को यूज करके हम जो कॉपर के ऊपर वाले मेटल्स है ना, लेड, आयरन, जिंक, उनको रिड्यूस नहीं करवा सकते हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस से हम सिर्फ कॉपर को रिड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इनको यूजुअली रिड्यूस करवाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये ऑक्साइड या अपना कोई सॉल्ट या कंपाउंड बनाते ही नहीं है ना। अब ये सिल्वर जमीन के अंदर सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मिलेगा भी तो उसको आप हाइड्रोजन से भी रिड्यूस करवा सकते हो, उसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिड्यूस करवा सकते हो सिल्वर को। लेकिन ये मिलता ही डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म में, और यही रीजन है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम महंगे मेटल्स हैं। देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना। अब्दुल्ला, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर का सवाल समझ नहीं आया, अगर माइक खोल के पूछ सकते हो तो इजी हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो वो रिडॉक्स रिएक्शन में याद किए हुए ना, वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं। KMnO4 हो गया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, या एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं, मतलब एसिड के साथ डिसॉल्व करके यूज करवाते हैं। और एक रिड्यूसिंग एजेंट एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये ऊपर वाले दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मेटल्स के लिए यूज नहीं हो सकते, मेटल्स इनसे एक्सट्रैक्ट नहीं होते। डू नॉट यूज फॉर मेटल्स एक्सट्रैक्शन। ये वाले, इसमें से अगर तुम ये समझ रहे हो कि पोटेशियम आयोडाइड को मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज करवा सकते हैं, तो नो, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, ये तो आपको मेटल्स का मैं बता रहा हूँ कि ये जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा था ना, तो इससे रिलेटेड दिख रहा था, इसलिए मैंने सब बता दिया। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। अच्छा, कोबाल्ट जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में नहीं है हमारे पास, तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कोबाल्ट का डिटरमिन करना चाह रहा होगा। वो कह रहा है कोबाल्ट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इट मींस के कोबाल्ट जो है वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम में से नहीं है, मतलब उनके नीचे है, उनके ऊपर नहीं है, ना उनके बीच में कहीं है। क्योंकि अगर तो वो पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम के ऊपर होता तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं कर रहा कोल्ड वाटर से रिएक्ट, मतलब ये कंफर्म हो गया कि कोबाल्ट जो है ना वो कैल्शियम से नीचे आना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में। अब कोबाल्ट का ऑर्डर आपको याद नहीं करना है, इसी तरह से क्वेश्चन से आपको डिटरमिन करना होगा। आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज लिख पाएगी, बस आपको यही याद होने चाहिए। कह रहा है कोबाल्ट फिजेस स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कोबाल्ट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है, देखो कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब कोबाल्ट जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो सॉरी हाँ, कॉपर से ऊपर है और कैल्शियम के नीचे है। तो अब देखो फिल्टर आउट कर रहा है कि कोबाल्ट कहाँ पे आना चाहिए। तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि वो कैल्शियम से नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर से ऊपर होगा। सही है, कॉपर से ऊपर या हाइड्रोजन से ऊपर भी कह सकते हो उसको, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं ना, नॉन मेटल है। कोबाल्ट डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस जिंक नाइट्रेट। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन घुसा दिया इसने, मतलब अगर आपके पास जिंक नाइट्रेट है, जिंक, अच्छा जिंक के बारे में मैंने बार बार बताया कि जिंक का जो आयन होता है ना वो 2 पॉजिटिव आयन होता है। जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन वो होता है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में ही है, लेकिन इट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो जिंक किसी ग्रुप में तो नहीं होता, तो आप उसका चार्ज कैसे डिसाइड करोगे? जिंक का चार्ज आपको याद रखना है, एक जिंक का याद रखना है और एक सिल्वर का याद रखना है और एक गोल्ड का याद रखना है। तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाता है हमेशा, सिल्वर +1 आयन बनाता है और कॉपर +1 आयन बनाता है, ओ सॉरी गोल्ड +1 आयन बनाता है। कॉपर तो +1 +2 दोनों बनाते हैं ना, तो वो बता देगा, फॉर्मूला देख के भी पता लग जाता है। तो जिंक का याद रखना है, जिंक 2 पॉजिटिव होता है, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnNO3 2।
अब कोबाल्ट जो है ना वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करवा पा रहा है। कोबाल्ट जो है अगर मोर रिएक्टिव होता है जिंक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती ना कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कोबाल्ट जो है वो नाइट्रेट के साथ लग जाता आके और जिंक जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि कोबाल्ट डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस जिंक नाइट्रेट, मतलब कोबाल्ट इज नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक। मतलब कोबाल्ट लेस रिएक्टिव देन जिंक है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे होगा। अब देखो कोबाल्ट का मुझे ये पता लग गया कि इतना फिल्टर आउट हो गया कि जिंक के नीचे है और हाइड्रोजन के ऊपर है। अभी आयरन और लेड के साथ है, आयरन और लेड के बीच में है, या आयरन से ऊपर है या लेड के नीचे, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो बाकी स्टेटमेंट से पता चलेगा। फिर कह रहा है कोबाल्ट रिएक्ट विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कोबाल्ट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कोबाल्ट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, वो तो हमें वैसे भी पता लग गया था। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर प्लस वन होता है ना। कोबाल्ट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोबाल्ट सिल्वर आयन को डिस्प्लेस कर रहा है और सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा रिड्यूस होकर। तो कोबाल्ट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, वो तो हमें वैसे भी पता लग रहा था। फिर कह रहा है कि कोबाल्ट 2 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म कोबाल्ट। इसका क्या मतलब है कि कोबाल्ट 2 ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म कोबाल्ट, मतलब मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कोबाल्ट, तो जाके वो कोबाल्ट को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये वो बताना चाह रहा है कि कोबाल्ट जो है वो मैग्नीशियम के नीचे। वो हमें ऑर्डर वैसे भी समझ आ गया था कि कोबाल्ट जो है वो मैग्नीशियम से नीचे है। ये भी समझ आ गया कि कोबाल्ट जो है वो जिंक से नीचे है और सिल्वर से ऊपर है। अब इसने हमें ना जो मेटल्स दिए हैं उसमें कहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर सीक्वेंस बताओ कोबाल्ट की। इसने हमें कोबाल्ट दिया है, मैग्नीशियम दिया है, सिल्वर दिया है, सोडियम दिया है, जिंक दिया है। तो सोडियम हमें पता है मैग्नीशियम से ऊपर होता है, ये तो हमने याद किया हुआ है। तो अगर मैं मोस्ट एक्टिव की बात करूंगा तो इन सब में से मोस्ट एक्टिव कौन सा होगा? सोडियम होगा। सोडियम के नीचे कौन सा आएगा? कैल्शियम आता है, कैल्शियम तो दिया हुआ नहीं है इसमें। मैग्नीशियम दिया हुआ है तो उसके बाद मैग्नीशियम होगा। तो सोडियम डाल दिया हमने, मैग्नीशियम डाल दिया। उसके बाद फिर अच्छा हमने ये डिसाइड कर लिया कि कोबाल्ट जिंक से नीचे। तो अब सिल्वर है, जिंक है और कोबाल्ट बचा है, तो जिंक आएगा क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि कोबाल्ट जो है वो जिंक से नीचे है, तो जिंक आएगा। फिर बचा है क्या? सिल्वर और कोबाल्ट। अब ये पता है कि कोबाल्ट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि डिस्प्लेस करवा रहा है सिल्वर को, तो फिर कोबाल्ट आएगा और फिर सबसे आखिर में क्या आएगा? आपका सिल्वर। आई समझ बात? अहमद गलत हो गया ऑर्डर। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट पे सिल्वर। जी लतीफ। देखो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, वो तो आपको याद होना चाहिए। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ना कल नसीमा वाला, इसमें ये वाले तो मेटल्स आपको याद होने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई मेटल बीच में डालता है तो उसके लिए फिर ऐसी इंफॉर्मेशन देता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इनका तो याद करना है। कल नसीमा के मंगेतर, अली जैन, फाकिर, पप्पू, जहेज में लाए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो ये तो आपको याद रखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसमें मैग्नीशियम और जिंक कहाँ पे है ऑर्डर, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक नया एलिमेंट उसने डाला है मेटल, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए फिर वो इन्फॉर्मेशन देगा और फिर आप डिसाइड करोगे। देखो एसिड के साथ इनके रिएक्शंस क्या हैं वो आपको ये याद रखना है कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा जो है वो कोल्ड एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है या रिडीली रिएक्शन है, और कौन सा नहीं कर रहा, ये भी आपको याद है। प्रोडक्ट आपको पता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्यूमिनियम के रिएक्ट ना करने की वजह उसकी ऑक्साइड लेयर है, उसकी रिएक्टिविटी नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एलिमेंटल फॉर्म में एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये आपको याद रखना है। हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्यों बना? मैंने इक्वेशन बैलेंस की है,
अगर आप लोग इक्वेशन ऐसे बैलेंस करते हो कि आपने बनाया पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो आप लोग अगर ऐसे बैलेंस करते हो कि हाइड्रोजन 2 यहाँ पे लगा, क्लोरीन 2 हो गया, तो ये भी सही है तरीका। लेकिन अगर आप इस तरह से बैलेंस कर दो तो आपको 3 जगह मोल्स लगाने के बजाय अगर हाइड्रोजन के साथ हाफ लगा दो तो हाइड्रोजन 1 बन जाएगा, लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पे भी 1 हो गया, तो ये भी सही तरीका है। तो आपको जो तरीका आता है वैसे कर सकते हो। हाँ, जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट जो बनेगा वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, फिर वो लेयर नहीं होगी, वो सॉल्ट बनेगा, पूरा एल्यूमिनियम मेटल ही रिएक्ट कर जाएगा। आगे बढ़े। देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, अनम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो फिर हम कंसंट्रेटेड सिर्फ HCl नहीं लेते, उसके साथ ना हमें नाइट्रिक एसिड भी लेना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड को अगर हम कंसंट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड डालें तो गोल्ड नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, गोल्ड नाइट्रेट जो होता है ना वो येलो या गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। बहरहाल, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइल्यूट HCl के लिए पूछेगा, वो कंसंट्रेटेड एसिड्स के लिए नहीं पूछेगा। अगर खुद कह दे तो ये गलत बात है। बहरहाल ये चीज भूल जाओ। अच्छा, फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। तो देखो, कोबाल्ट ऑक्साइड और मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, तो मैग्नीशियम ने क्या करना है, जाके कोबाल्ट को हटा देना है और उसकी जगह पे लग जाना है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ऑक्साइड 2 नेगेटिव है, तो फॉर्मूला MgO बनेगा, कोबाल्ट जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस व्हेन कोबाल्ट टू कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो कोबाल्ट जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, जब उनको हीट करते हैं तो दे डिकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ना, वैसे कोबाल्ट कार्बोनेट को हीट करो तो कोबाल्ट ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट कह रहा है कोबाल्ट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1495 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट मेटल है, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है, और मेटालिक बॉन्डिंग का मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सिवाय ग्रुप 1 के मेटल्स के। सही है। अच्छा, इसमें कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई मेटल सच एज कोबाल्ट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यू मे यूज अ लेवल डायग्राम इन योर आंसर। देखो, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, इन सब के आंसर्स मैंने आई थिंक 2 बार लिखवाए। अब लतीफ ने लास्ट टाइम ग्रुप पे भेजे थे, तो लतीफ दोबारा भेज देना यार, इनके आंसर्स पिक्चर्स भेजी थी ना। अच्छा, अब देखो, इसका मेटल्स का यहाँ पे पूछ रहा है तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स एज अ जाइंट मेटालिक लैटिस। डायग्राम के लिए क्या कह रहा है वो, आप मेटालिक बॉन्डिंग की डायग्राम बना सकते हो अगर आप चाहो तो। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं, मेटल पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन, तो 3 लेयर्स बना दो ऐसे और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, लेबल कर देना मेटल पॉजिटिव आयंस। और जो ये जो ब्लू में मैंने बनाया, दीज आर सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स हैव जाइंट मेटालिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break strong electrostatic forces of attraction between metal positive ions and C of electrons.
इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं लिख सकते अल्लाह के बंदे, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है। मेटल आयनिक कंपाउंड और जाइंट कोवलेंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होती हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, metals are malleable and ductile, वो क्यों होता है? क्योंकि metallic layers are regularly arranged, so on application of force layers slide over one another। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन जो होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में होती है। अगर आप ये वर्ड ना भी यूज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो कोई मसला नहीं है। अगर आप ये लिख दोगे huge amount of energy is required to break many strong metallic bonds between metal positive ions and sea of electrons, तो वो भी सही है। तो ये वर्ड सब नहीं पढ़ रहे होते हैं, जैसे ये वर्ड यूज करो तो अच्छी बात है, एएस में भी आगे ये वर्ड यूज करना पड़ता है तुम लोगों को, ना भी यूज करो तो मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। देखो अपना क्या नाम है, पार्ट सी कौन पूछ रहा है? इर्तिजा, पार्ट सी में मेटल कार्बोनेट्स जो है उनको हीट करो तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन मेटल्स के चैप्टर में तुम्हें ये मिलेगा, जरा एक बार हैंडआउट अच्छी तरह पढ़ लो। जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल नाइट्रेट्स हैं, उनको जब हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये तुम्हें ना ये वाला जो पेज है, ये ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट्स they decomposes to give calcium oxide, carbon dioxide, metal oxide और carbon dioxide। मेटल नाइट्रेट भी हीट करें तो डिकम्पोज हो जाता है। हम आपको तो पता है इसमें क्या याद रखना है, आपने सिर्फ ये वाली तो याद नहीं रखनी है, छोड़ दो चलो। ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं, लेड टू कार्बोनेट भी डिकम्पोज होता है। इसी तरह ये वाला भी छोड़ दो, ग्रुप वन मेटल नाइट्रेट्स। लेकिन जो ग्रुप टू मेटल नाइट्रेट्स है ना, वो डिकम्पोज होता है हीट करने पे टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये इक्वेशन देखो अब पूछी नहीं है बड़े टाइम से उसने ना, मेटल कार्बोनेट्स की पूछता है तो ये इक्वेशन कर लेना याद एहतियातन आखिर में, लेकिन मेटल कार्बोनेट्स की तो पूछता रहता है हमेशा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मैं इनको हीट करूंगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह उसने कोबाल्ट के लिए पूछ लिया, तो कोबाल्ट ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। सही है इर्तिजा? अच्छा, द सिंबल फॉर वन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज मास नंबर दिया हुआ है। जो बड़ा वाला नंबर होता है वो मास नंबर होता है, छोटा वाला प्रोटॉन नंबर होता है। अनदर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट हैज अ न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ 59। मास नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। तो इसका सिंबल क्या होगा? देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन नंबर तो 27 ही रहेगा ना अगर वो कोबाल्ट है, तो न्यूक्लियॉन नंबर उसका चेंज हो गया 59। ये तो फ्री का एक मार्क है तुम्हारे पास। अच्छा आगे, बस ये क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास खत्म करेंगे ना यार। River water contains dissolved minerals and gases. Carbon dioxide is one of the gases dissolved in river water. Draw the dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CO2 होता है। हमें पता है कि अगर कोई ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 या हाइड्रोजन, ये लोग आपस में जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल्स है ना, कार्बन ग्रुप 4 से, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से। कार्बन, अब हमने ये भी याद किया हुआ है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनका आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रुप 5 के एटम्स जो है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 6 के जो है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ग्रुप 7 के जो है वो 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो जो डंडियों वाला मेथड सिखाया हुआ है वो यूज करो।
कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 डंडियां, एक ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ग्रुप 6 का है, कार्बन ग्रुप 4 का है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों वो शेयरिंग पे लगा देगा। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 शेयरिंग पे लगाएगा, बाकी 4 जो है 2 लोन पेयर आपके रहेंगे। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। उसने कहा था ड्रॉ एंड शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो हम कोवलेंट बॉन्डिंग में वो हमेशा आउटर शेल ही बनवा रहा होता है, कंप्लीट शेल बनवाता भी नहीं। हाँ, आप सर्कल्स भी बना सकते हो, वो ओवरलैपिंग रीजन वाले भी बना सकते हो, दोनों अलाउ करता है। बुक्स में ज्यादातर ये वाली बनी हुई होती है, तो ये भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बस इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखाओगे, कार्बन का एक, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर इस तरह यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अगर डॉट से बना रहे हो तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में फिर 2 लोन पेयर भी दिखाओगे, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है। भाई जून 16 है, पेपर 2 वेरिएंट 2। River water often contains dissolved compounds such as ammonium nitrate and calcium phosphate. अब ये चीज को यूट्रोफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है। यूट्रोफिकेशन हमने अमोनिया में पढ़ा है, जब एक्सेस फर्टिलाइजर्स हमारी रिवर वाटर तक पहुंचती हैं तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जाती है, और सी बेड सॉरी रिवर बेड में जो प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है डेड प्लांट्स पे, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, और अल्टीमेटली जो आपकी मरीन या इक्वेटिक लाइफ है, सॉरी इक्वेटिक लाइफ जो है पानी वाली फिशेस वगैरह, वो भी फिर मरना शुरू हो जाती है। कह रहा है स्टेट वन सोर्स ऑफ बोथ ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइजर से आते हैं। फर्टिलाइजर डालते हैं ना फार्मर और इरिगेशन करता है, तो एक्सेस फर्टिलाइजर दे वॉशेस अवे टू द नियर बाय लेक्स और रिवर्स। और फिर कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिसॉल्व्ड कंपाउंड इन वाटर। तो यूट्रोफिकेशन का आंसर पहले भी लिखवाया हुआ है, क्लासरूम में भी लिखवाया है, एक बार और लिख लो कि यूट्रोफिकेशन का जब भी पूछता है तो 3 मार्क्स का पूछता है, आपको पूरा प्रोसेस यूट्रोफिकेशन का डिफाइन करना होता है। तो क्या लिखोगे कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है? यूट्रोफिकेशन happens, और होता क्या है? when these dissolved compounds in river water तक पहुंच गए, when excess fertilizers with these compounds। अभी मैं लाइन ना एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जनरलाइज आंसर बना के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसने लिखा हुआ है डिसॉल्व कंपाउंड पहुंच गए रिवर वाटर तक, तो मुझे ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है व्हेन एक्सेस फर्टिलाइजर विद डिसॉल्व कंपाउंड्स रीचेस रिवर वाटर। यहाँ तक तो उसने बताया वही था ना, उसके बाद क्या हो रहा है? इट लीड्स टू excessive growth of algae on water surface। एल्गी क्या, काई जो होती है ना, वो भी प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है। जब सरफेस पे एल्गी ग्रोथ हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो फिर इट डज नॉट अलाउ सनलाइट टू पास टू द वाटर इनटू द रिवर बेड, which stops sunlight reaching plants in river bed, due to which these plants do not photosynthesize, photosynthesis नहीं होगा इनका, and dies then bacterial
decomposition of these dead plants causes lack of oxygen। क्योंकि जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं ना किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पे, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, एनिमल बॉडी भी हो सकती है, अभी फिलहाल प्लांट्स की बात चल रही है। तो जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है तो इट यूजेस अप ऑक्सीजन, तो कॉजेज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन रिवर वाटर, subsequently affecting aquatic life। aquatic life मतलब फिशेस वगैरह जो आपकी होती है ना, और subsequently killing, affecting के बजाय आप killing भी लिख सकते हो, killing aquatic life। ये अपने पास देख लो आंसर यूट्रोफिकेशन का, अक्सर आया हुआ है, अभी 2016 में आया है, उससे पहले हमने नहीं देखा था, बड़ा टाइम हो गया आए हुए, मतलब आ सकता है अब। कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज नहीं लिखेंगे। देखो जब डेड प्लांट्स पे बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है ना, बैक्टीरिया हर जगह पे होता है, एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है। जब डेड प्लांट्स पे बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है तो बैक्टीरिया रेस्पायर करता है बेसिकली, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक्वेटिक लाइफ में अफेक्ट नहीं होना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होना है। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, यस ग्रुप 2 का याद करना है। अगर जैसे इसने कोबाल्ट दे दिया था तो आपने जैसे ग्रुप 2 की करते हो इक्वेशन वैसी बना दोगे। ठीक है जी, अभी आप लोग जा सकते हो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नहीं अब बाकी का पेपर आगे खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कल करेंगे। अच्छा इसका पार्ट सी रहता है, जरा ये भी देखते हुए चले जाओ, सी और डी दोनों रहते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर है, रिवर वाटर इज ऑफन प्योरिफाइड फॉर यूज एज अ ड्रिंकिंग वाटर, डिस्क्राइब 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर। तो भाई फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, बाय रिमूविंग, क्यों करते हैं, रिमूविंग इनसॉल्युबल मटेरियल या टू रिमूव इनसॉल्युबल मटेरियल्स, जैसे मट्टी वगैरह हो गई। या फिर हम उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें ना, उसकी स्मेल वगैरह निकालने के लिए वी यूज चारकोल, यूज ऑफ कार्बन टू रिमूव ओडोर, और फिर हम क्लोरीनेशन करते हैं पानी की टू किल बैक्टीरिया। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, डिस्टिलेशन नहीं करते, डिस्टिलेशन वो कह रहा है कि रिवर वाटर को, रिवर वाटर की डिस्टिलेशन नहीं करते, वो सी वाटर की डिसोलिनेशन करते हैं, और डिसोलिनेशन में हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। देखो ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में, प्योर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो एयर एंड एटमॉस्फेयर का हैंडआउट भी उसमें फाइल में अटैच्ड है, तो उसको जरा एक बार देख लेना। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं, टैकलिंग वाटर पोल्यूशन, और ये टेकिंग केयर ऑफ दो हार्मफुल स्टफ, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, और भी होते हैं, एलएम भी डालते हैं, पिटकरी जो होती है। तो आपने क्या करना है, रिवर वाटर के साथ इसमें हम पहले एलएम डालते हैं, वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने जो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाए ना, कि आप पहले तो फिल्ट्रेशन करोगे, चारकोल यूज करोगे टू रिमूव स्मेल ऑफ वाटर, फिल्ट्रेशन करोगे ताकि आप सैंड पार्टिकल वगैरह इनसॉल्युबल पार्टिकल रिमूव कर सको, और फिर क्लोरीनेशन करोगे ताकि आप बैक्टीरिया किल कर सको। ये जरा याद रखना। डीसॉलिनेशन सी वाटर या ओशन वाटर की करते हैं, रिवर वाटर की करने की जरूरत नहीं होती है। हैंड आउट ग्रुप पे है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जिन्होंने रेट ज्वाइन किया।
इर्शिदा क्या कर रहे हो यार? वाटर हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स न्यूट्रल pH 7 है, एक्सप्लेन बाय वाटर हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर जो है वो सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर है, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है या सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर है विथ वीक इंटर molecular forces between the molecules। अगर ये 2 मार्क्स का पूछता तो हम आगे लिखते सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये आंसर ये लतीफ सेंड करेगा भी। pH meter can be used to confirm that the water is neutral. Describe another way in which a student can confirm that the water is neutral। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक कलर आपको याद करना होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर एट न्यूट्रल पीएच। बस यूनिवर्सल इंडिकेटर का न्यूट्रल पीएच यानी पीएच 7 पे आपको कलर याद रखना होता है, वो ग्रीन कलर देता है। बाकी फुल रेंज याद नहीं करनी है आपने उसकी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसमें आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन और होंगे 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन होंगे, तो बाकी के क्वेश्चन जो है ना वो खुद ट्राई करना, कल हम बाकी देखेंगे। ओके, जा सकते हो, अल्लाह हाफिज।